हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें स्पेशली हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ और उसके बाद में देखने वाले हैं फ्रिक्शन। तो बच्चों काफी बढ़िया ये चैप्टर है, इसके रिगार्डिंगली काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे आजू बाजू में आपको दिखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। तो लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो इट्स अ पार्ट ऑफ डायनामिक्स। ओके, कि इससे पहले हमने काइनेमेटिक स्टडी किया, क्या था कि मोशन हो रही है, हम क्या ऑब्जर्व करते थे, मोशन हो रही है लेकिन क्यों हो रही है वो नहीं सोच रहे थे। ओके, कोई इंसान जा रहा है, कोई गड्डी लेकर जा रहा है, जाने दो, सिर्फ हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये स्टडी किया। लेकिन अगर मोशन हो रही है और उसका रीजन हम कंसीडर करते हैं, देन इट इज व्हाट, डायनेमिक्स। ओके, सो डायनेमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, कि इसमें हम देखेंगे मोशन हो रही है लेकिन क्यों हो रही है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं तो उसके पीछे कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कि मैंने बोला कि लॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों होती है, तो जनरली हम कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं या उस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज फोर्स लगाती है तो वहां पर मोशन होती है। तो सिंपली इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कौन सी मालूम होनी चाहिए, फोर्स। सो लेट अस डिस्कस फोर्स क्या है। तो फोर्स इट इज नथिंग बट एन एजेंसी। क्या है, एक एजेंसी है जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन देगी और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो उसको एक्सेलरेशन देगी। सिंपल सी बात है कि आपके आजू बाजू में टेबल है कोई, उस टेबल को आप धक्का लगाओगे तो क्या किया आपने, फोर्स लगाया। तो पहले किस में था, रेस्ट में था, फिर क्या हुआ, मूव हुआ। सिंपल, आप बाय साइकिल लेकर जा रहे हो, आप 10 मीटर पर सेकंड से साइकिल लेकर जा रहे हो, अब आपने पेडलिंग थोड़ा स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, फाइनली क्या किया, फोर्स लगाया। सो फोर्स क्या है, एक एजेंसी है जो अगर बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में लाती है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको एक्सेलरेट करती है। सो फोर्स इज एन एजेंसी, force is an agency which produce change in velocity or change in, we can consider change in speed or direction, okay, of a given object, whether it is in a rest condition or whether it is in a uniform motion. Okay, तो वो क्या करता है, या तो डायरेक्शन चेंज करता है या तो उसकी स्पीड चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो भी डेफिनेटली स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ पर उसके पास कुछ स्पीड है, अगर हम कुछ फोर्स देंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो बच्चों ये था फोर्स, कुछ नहीं है बच्चों, काफी इजी और बेसिक चीज है, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं बनती है। तो अब मोशन के रिगार्डिंगली डिफरेंट साइंटिस्ट आए और गए। तो सबसे पहले एरिस्टोटल जी ने बताया कि मोशन क्या होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो हमें कुछ कांस्टेंट फोर्स देना पड़ेगा। अब गैलीलियो जी ने बताया कि अगर हमारे पास जो भी सरफेस है वो प्रॉपर है, विदाउट फ्रिक्शन नहीं है, तो वो अपने आप ही चलती रहेगी। दो साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ बताया, लेकिन इसका एक्चुअल स्टार्टिंग यहाँ पर बच्चों होता है इनर्शिया से। ओके, सो लॉज ऑफ इनर्शिया है वो गैलीलियो जी ने दिया था, लेकिन अभी हम सबसे पहले इनर्शिया डिस्कस करें। तो इनर्शिया क्या है, तो सिंपली बच्चों आपके आजू बाजू में बहुत ही बड़ा टेबल है, उसको आप मूव करना चाहते हो, धक्का लगा रहे हो लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है। कोई स्टूल है, ऐसा स्टूल है, मान लो यही स्टूल है, इसको आप धक्का लगाओगे आराम से मूव हो जाए। सो व्हाट इज इट मीन, कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज होती है तो उसको रोकता है। कि लाइक सिंपली मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, ये मूव नहीं हो रहा है, मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है। सो इनर्शिया का सिंपल मतलब होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, दैट इज कंसिडर्ड एज इनर्शिया। ओके, इनर्शिया दैट इज नथिंग बट एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। नाउ सिंपल सा एग्जांपल बच्चों मैं आपको दूं, तो आप बैठे हो, कोई छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा है जो चलना सीख रहा है, वो आपको धक्का लगेगा, आप गिरो नहीं गिरोगे। लेकिन थेनोस ने या बाहुबली ने आपको धक्का मारा तो गिर जाओगे, क्योंकि जो आपकी रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। छोटा बच्चे के लिए आपकी ज्यादा होगी रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी। थेनोस आया, बाहुबली आया, उसने आपको धक्का लगाया, गिर गए, क्यों, क्योंकि आपने कम रेजिस्ट किया, उसने ज्यादा इफोर्ट दे दिया आप पर।
सो सिंपल, इनर्शिया का मतलब क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज। अब ये आपने डेफिनेटली फील किया हुआ है। सिंपल सी बात समझो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो बच्चों, ओके, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस अचानक से एक्सेलरेट होगी, बस वाले ने अचानक से एक्सेलरेट कर दिया बस को, तो आप कौन सी साइड जाते हो? बस अगर अचानक से एक्सेलरेट होती है तो हम ऐसे थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों ऐसा होता है बच्चों कि हम जो यहाँ पर बैठे होते हैं वो अचानक से हम क्या करते हैं, बस अगर ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, अचानक से एक्सेलरेट हुई तो हम पीछे की साइड चले जाते हैं। कई को बिकॉज हमारी जो अगर बस एक्सेलरेट हो रही है तो ये जो नीचे का पोर्शन है वो भी एक्सेलरेट हुआ, लेकिन हमारी बॉडी का जो आधा पोर्शन है ये वाला, ये तो अभी भी रेस्ट कंडीशन में, ये उसको अपोज कर रहा है जो एक्चुअली मोशन होने वाली है। इसलिए रिलेटिव सेपरेशन होता है, रिलेटिव मोशन होती है हमारे लोअर पार्ट और अपर पार्ट की। इसलिए हम कहां पर चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। ये आपने डेफिनेटली फील किया ही होगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि अब तक आप बस में नहीं बैठे हो। बस में नहीं बैठे हो तो कार का एग्जांपल ले लो, बाइक का एग्जांपल ले लो। सपोज कार में बैठे हो, कार अचानक से एक्सीलेट करेगी, हम पीछे की साइड जाएंगे। सो दैट इज व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी रजिस्ट कर रही है जो आपकी मोशन होने वाली है उसको, लेकिन वो इतना रजिस्ट नहीं कर पाती, इसलिए फाइनली वो क्या करता है? पीछे की साइड जाता है। ओके, तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिंपल, बस अब जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अचानक से ब्रेक लगा रही है। तो बच्चों जब भी बस अचानक से ब्रेक लगाए, ओके, तो सिंपली क्या होगा? तो उसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, डी एक्सेलरेट हुई मतलब ये क्या कर रहा है? स्टेडी होने की कोशिश कर रहा है आधा पोर्शन। ये ब्रेक लग रही है इस पर, तो ये इसकी मोशन धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो अभी भी मोशन में है, मतलब वो आगे जा रहा है। तो इसलिए जब भी बस में ब्रेक लगती है, आपने फील किया हो तो बस में जब भी ब्रेक लगती है तो हम आगे की साइड जाते हैं। ओके, सो दैट इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, जो आपकी मोशन होने वाली है उसको रजिस्ट किया अपनी बॉडी ने, तो वो हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पर ये अभी भी मोशन में ही है ऊपर वाला पार्ट। यहाँ पर क्या था? वो रेस्ट में होना चाहता था। इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम देखें कि बस या कार टर्न ले रही है, सर्कुलर टर्न, तो क्या होता है बच्चों कि आप जिस डायरेक्शन में भी टर्न लेगी ना, आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। ऐसा क्यों होता है? दैट इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि सिंपली बस टर्न ले रही है तो हमारी बॉडी एक्चुअली बस चल रही है तो उस साइड जानी चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी उसको अपोज कर रही है, तो हम फाइनली कहां पर जाते हैं? ऑपोजिट साइड जाते हैं। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों ये सारी प्रैक्टिकल चीज है, अगर आपने फील किया है एक्चुअल में तभी आपको समझ में आने वाला है। नहीं किया तो फील करो, अभी नहीं, अभी थोड़े दिन रुक जाना। आप जानते हो क्यों बोल रहा हूं। ओके, नाउ सो ये था बच्चों इनर्शिया, कोई हार्ड चीज नहीं है। नाउ अब हम देखें इनर्शिया के बाद में, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है मोमेंटम। ओके, नाउ इनर्शिया मेजर कैसे किया जाता है? सिंपल है, मैं बाहुबली को धक्का दूंगा, थेनोस को धक्का दूंगा, और यहाँ पर 15 साल के बच्चे को धक्का दूंगा जिसका मास 50 kg है। किसको धक्का दूंगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। सिंपली जो 15 साल का बच्चा है वही बाहुबली और थेनोस को धक्का दूंगा तो भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाले। कई को? क्योंकि उनका मास ज्यादा है। सो इनर्शिया मेजर कैसे किया जाता है? मास से। जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ एन बॉडी, मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इज measure of its inertia, measure of its inertia। ओके बच्चों, तो ये हो गया मेजरमेंट की। इनर्शिया को मेजर हम करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं। सो बच्चों काफी बेसिक चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। अब हम देखेंगे मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम बोलो। तो सिंपली मोमेंटम की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? तो बच्चों सिंपल सी चीज सोचो, बुलेट है, उस गन से फायर करके टारगेट पर लगा रहे हैं,
ओके, और हाथ से उसी बुलेट को लगाओ, किसमें कॉम्बाइन इफेक्ट ज्यादा हुई? सपोज आप इस बुलेट को गन से फायर कर रहे हो, यहाँ पर आपका निशाना है, और इसी बुलेट को हाथ से फायर कर रहे हो, ओके। सो फाइनली आपकी कॉम्बाइंड इफेक्ट किसमें ज्यादा लगेगी, किसमें इफेक्टिव रहेगी? यस, डेफिनेटली गन में रखेंगे तब। कई को, बिकॉज हियर इट्स नॉट ओनली अबाउट इट्स मास ऑफ बुलेट तो दोनों में सेम है, लेकिन ये इफेक्टिव मतलब वो कि कौन जल्दी पहुंचा, किसकी इफेक्ट ज्यादा हुई। मैं इसी डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर, ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ से मान लो 15 मीटर है, एक को हाथ से गोली मार रहा हूं, दूसरे को गन से मार रहा हूं, टारगेट पर डोंट वरी, टारगेट की बात कर रहे हैं उस पर। तो किसमें इफेक्ट ज्यादा हुई बच्चों? डेफिनेटली गन में। सो मास, क्योंकि यहां पर गन में इफेक्ट क्यों ज्यादा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। हाथ से थ्रो कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली कम है। मतलब कि अगर हम मास और वेलोसिटी की कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करें तो हमें कुछ नई क्वांटिटी मिलनी चाहिए। वही नई क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम। ओके, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इट्स नथिंग बट इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज मोमेंटम। ओके, मास और वेलोसिटी की जो कंबाइंड इफेक्ट होती है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ओके, नाउ मोमेंटम को और एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, that is nothing but product of mass and velocity, that is also considered as momentum. It's nothing but product of mass and velocity, so it is simply what? Momentum. Okay, तो मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि लाइक सिंपली मैं मोमेंटम का फॉर्मूला लगाऊं तो P इज इक्वल टू क्या लगेगा? mv, लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है जब भी हम इसको रिप्रेजेंटेशन करें। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? kg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? इट्स मीटर पर सेकंड। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं इसको, सो उसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। यूनिट ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, दैट इज व्हाट? kg मीटर पर सेकंड। और एक यूनिट बनता है बच्चों न्यूटन इंटू सेकंड। ये मत अभी सोचो कि ये कैसे आया, डेफिनेटली जब आप सेकंड लॉ स्टडी करोगे, इंपल्स स्टडी करोगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो इट्स व्हाट? मोमेंटम। ओके, तो ये काफी बेसिक चीज थी जो अभी हमने डिस्कस की। मोमेंटम दैट इज नथिंग बट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। ओके, सो ये बच्चों काफी बेसिक टूल्स है, इनर्शिया है, मोमेंटम है, बेसिक टूल्स है जो थ्रू आउट चैप्टर, थ्रू आउट फिजिक्स कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे। ओके, सो अब हम आगे बढ़े बच्चों यहाँ से। तो मोमेंटम के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन जी ने कितने लॉज दिए। सो न्यूटन जी ने मेजरली 3 लॉज दिए, तो अभी ये निकाल रहा हूं बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ मोशन। कौन कौन से दिए हैं वो भी देख ले चलो। ओके, सो लेट अस सी। यस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कितने लॉज थे बच्चों? आपने सुना ही होगा, छोटे स्टैंडर्ड में देखा ही होगा। 3 लॉज दिए। ओके, कि लाइक फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काफी बेसिक है बच्चों। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब कोई भी इंसान तब तक शांति से बैठा रहेगा जब तक कोई उसको परेशान ना करे। लाइक आप तब तक घर में शांति से बैठोगे जब तक कोई आपको परेशान ना करे। अगर किसी ने परेशान किया तो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगा ना। सो इट्स नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो बात की थी मैंने आपके बारे में। अब हम बात करें फिजिक्स के बारे में। तो अ बॉडी कैन रिमेन in state of rest or uniform motion until there is no external force, acting on it. Okay, acting on it। कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ तब तक
अपने रेस्ट कंडीशन में या फिर यूनिफॉर्म मोशन से सपोज 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो कांस्टेंट स्पीड से रहेगी सिर्फ और सिर्फ कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, मतलब कि या तो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो या तो ब्रेक नहीं लगा रहे हो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो। ओके, सो इट्स नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट्स नथिंग बट इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया है कि इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है कि रेजिस्ट करती है अपने जो भी पोजीशन होती है उसको चेंज करने की। ओके, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रेस्ट कंडीशन है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ये एज इट इज रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो भी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगी। ओके, सो इट्स अगेन इट डिफाइंस द फोर्स। फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंज द पोजिशन ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट है या यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या करता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है, ऐसा भी हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ओके, प्योर थियोरेटिकल है बच्चों, कोई इसमें ऐसी हार्ड चीज नहीं है, काफी लॉजिकल चीजें है कि यहाँ पर फोर्स क्या है वो समझाया है। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो जैसे फर्स्ट लॉ हमें क्या दे रहा था, फोर्स की डेफिनेशन दे रहा था, सेकंड लॉ क्या देगा कि मैग्नीट्यूड देगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। ओके, तो अगर हम सिंपली देखें कि मेरे पास यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल स्पीड मैंने बोल दिया u। नाउ मैंने जब भी इस पर फोर्स लगाया तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज होगी क्योंकि मैंने इस पर फोर्स लगाया। तो फाइनली ये बॉडी कहां पर पहुंच गई, मैंने बोल दिया ये डिस्प्लेसमेंट s कवर हुआ और ये यहां पर पहुंच गई और उस वक्त इसकी स्पीड v है और टाइम लगा उसको डेल्टा t या t टाइम। तो ये कब हुआ, सिंपल सी बात है बच्चों कि जब ये मेरे पास सरफेस है, ये बॉडी m मास की है, या इसको भी प्रॉपर्ली देखे तो ये m मास की बॉडी है। अभी रेस्ट पर थी, मैंने फोर्स लगाया तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन चेंज होगी। मान लो यहाँ पर पहुंच गए तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो जो इस पर नेट फोर्स लगा, जो इस बॉडी पर नेट फोर्स लगा वो किसके बराबर होगा, तो देखो फाइनली इसमें इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो मोमेंटम क्या थी m इंटू यू, यहां पर हम देखें फाइनल मोमेंटम क्या है m इंटू वी। ओके, सो फाइनली क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज हुआ। कब हुआ, कुछ टाइम इंटरवल में हुआ, मतलब कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये मोमेंटम में चेंज हो रहा है जो टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्यों हुआ, फोर्स लगाया इसलिए। सो सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied external force, applied external force। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल में होगा, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल में होगा। काई को, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगाते तो मोमेंटम चेंज नहीं होती। And its direction is in change in momentum in delta p। डेल्टा p जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो सिंपली बच्चों हम बोल सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। मान लो कि ये एवरेज फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, सो नाउ वी कैन ऑल्सो राइट कि प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको F एवरेज फोर्स को इज इक्वल टू K या बाद में रख देंगे, चलो ना, इज डेल्टा P बाय डेल्टा T है F एवरेज, तो उसका इंस्टेंटेनियस फोर्स अगर मैं फाइंड करूं, अगर मैं यहां से बोलूं कि ये इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा, सो F इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, dP बाय dt, वेयर dP बाय dt इज व्हाट, इट्स नथिंग बट रेट ऑफ change
ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी चेंजेस हो रहा है वो है एफ। नाउ एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी, पी मतलब एम इंटू वी। मान लो कि अभी छोटा सा टाइम इंटरवल था तो स्पीड मैंने वी बोली, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम कांस्टेंट, इट्स डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। सो अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा है तो मैं यहां पर क्या रख सकता हूं? के वैल्यू। सो के इंटू एम, प्रोपोर्शनल साइन हटा है तो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 पाई गई है, हर बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रोपोर्शनल की जगह पर 1 ही आता है। सो इट इज द स्वीटेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्स, फादर इज इक्वल टू मास। ओके, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जैसे फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता था वैसे ही सेकंड लॉ उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है। यू कैन सी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? एम इंटू ए, दैट्स इट। सो नाउ आपको दो चीजें यहां पर याद रखनी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी भी याद रखना है, वो भी कभी कभार यूज करना पड़ सकता है। दूसरा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ इतना है। लॉज ऑफ मोशन को जितना मैथमेटिकली समझोगे उतना बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि आप मैथमेटिकली याद रखो, फिर ये सर आप सोच रहे हो कि सर मेरे को स्टेटमेंट याद नहीं रह रहे, इसकी थियरी याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, जाने दो। आप अपनी एक बार ट्राई कर लो, लेकिन मैथमेटिकल अगर याद नहीं रह रहा है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, सेकंड लॉ क्या है? एफ इज इक्वल डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ और कौन सी तरीके से बोल सकते हैं? एफ इज इक्वल टू एम है। और ए को क्या लिख सकते हो? वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो ए को हम लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो अब मास का यूनिट तो एफ वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। लेकिन ये किसने डिस्कवर किया? न्यूटन जी ने। तो उनको कुछ सम्मान तो देना पड़ेगा, तो इसका दूसरा यूनिट बनता है न्यूटन। क्या बनता है? न्यूटन। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, ये तो हो गया एसआई। नाउ सीजीएस यूनिट में हम जाए तो केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और इसका सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कितनी डायन थी? याद करो, 10⁵ डायन। कई को 1 न्यूटन। सीजीएस में भी रिलेशन बाद में रखेंगे, अभी ये सीजीएस यूनिट है। सो 1 न्यूटन कितना डायन आ रहा था बच्चों? फाइनली 1 केजी मीटर की जगह पर रखे तो इतना डायन आ रहा है। मतलब जब एक वो न्यूटन जी चल बसे, अनफॉर्चुनेटली जब न्यूटन जी चल बसे तब 1 लाख डायन है वो जनरेट हो गई, और वही आपको फिजिक्स के पन्ने पन्ने पर मिल रही है और परेशान कर रही है। ओके, सो 1 न्यूटन दैट इज 10⁵ डायन। ओके, ये रिलेशन हो गया उसका एसआई और सीजीएस का। तो बच्चों ये बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ आपने देखा। कौन सा लॉ देखा? सेकंड लॉ। लेकिन इसी को हम फर्स्ट लॉ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सोचो कैसे? तो सिंपली बच्चों सेकंड लॉ है मेरे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि अगर मेरा एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है बच्चों, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पर 0 है तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि एम ए इज इक्वल टू 0। अभी वेक्टर मैंने स्केलर में डिस्कस करें, वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली खोटा वजन उठाना है। सो एम ए इज इक्वल टू 0 बच्चों, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 0। ये तो हम जानते ही है कि अगर कोई भी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चों डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन को बोल सकता हूं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? लाइक अभी हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, 0 आया। कब वो 0 आता है? जब वो चीज कांस्टेंट हो। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। तो बच्चों हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, अगर कोई भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वही तो फर्स्ट लॉ है। रीड अगेन कि a body can remain in state of rest or uniform motion until there is no external force। कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट।
सो हम बोल सकते हैं कि सेकंड लॉ है और फर्स्ट लॉ है वो इंटरकनेक्टेड है। यस है, दैट्स इट। सो ये हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया कि सेकंड लॉ इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ इज द पार्ट ऑफ सेकंड लॉ। ओके, इंटरकनेक्टेड हो गए ना दोनों। सो दैट्स इट। तो फाइनली बच्चों ये हो गया। ये कैसी बात है मालूम है? बाहुबली 1 देख लिया, बाहुबली 2 अब देख लिया। 1 देखा है तो 2 देखना ही पड़ा, लेकिन 2 देखा क्यों? क्योंकि 1 देखा। ऐसी बात हो गई। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बला देखें, इम्पल्स। नाम पहली बार सुन रहे हो लेकिन काम बहुत अच्छा है इम्पल्स का। सो लेट अस सी। ओके बच्चों, साथ में ये नोट डाउन करते रहना। ये 2 लॉज देखिए। अब सबसे पहले इम्पल्स देखेंगे, बाद में तीसरा लॉ पर जाएंगे, तीसरे लॉ पर। सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इम्पल्स। ओके, तो इम्पल्स आई के साथ दिखा रहा हूं क्या होता है। सिंपली बच्चों, आप बॉल पेन से लिख रहे हो बुक पर, तो क्या कर रहे हो? लाइक मैं यहां पर लिख रहा हूं कि माय इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान। तो जब भी लिख रहा हूं उस मोमेंट पर मैं फोर्स, मैं ऐसे लिखा तो नहीं जाएगा, मैं कुछ फोर्स दे रहा हूं लाइक आई एन डी आई ए। तो उस मोमेंट पर फोर्स लग रहा है, वो बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है। कोई भी पॉइंट कंसीडर करो तो, नहीं समझे हो तो सिंपल। और चलो और क्या कर सकते हैं, क्रिकेट खेले हो, बल आप बैटिंग कर रहे हो यहाँ से, माइक मान लो ऐसे। ओके, ये बैठी है, ये सत्ता वाला है। अब बैटिंग कर रहे हो, बॉल इस पर आया, तो बॉल आएगा तो क्या वो 5-5 सेकंड तक, 10-10 सेकंड तक, 10-10 मिनट तक इसके साथ चिपका रहता है? नहीं, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में ये इसको छूता है और चला जाता है, या तो विकेट कीपर के पास या तो छक्का। सो उस वक्त क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया? जब इसके साथ बॉल कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आता है, लेकिन उस वक्त इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा? बहुत ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब कि ये फोर्स और टाइम इंटरवल का अगर हम कुछ मिला है तो हमें नई क्वांटिटी मिलती है, हमें इंपल्स मिलता है। ओके, सो इंपल्स दैट इज नथिंग बट लार्ज फोर्स। ओके, हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स acting on a body or point, acting on a body or point। एक्चुअली पॉइंट पर ही हम डिस्कस करते हैं। फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इट इज नथिंग बट इम्पल्स। ओके, इम्पल्स का सिंपल सा मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ सो इसको हम आई को अगर रिप्रेजेंट करें तो एफ इंटू क्या करेंगे बच्चों? डेल्टा टी। अब अगर टाइम इंटरवल छोटा सा लिया है तो आप उसको स्मॉल इंपल्स भी बोल सकते हो, या ऐसा भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इंपल्स आई दैट इज व्हाट? एफ डेल्टा टी। नाउ स्मॉल इंटरवल अगर स्मॉल इंपल्स बोलो तो डी आई दैट इज व्हाट? एफ डेल्टा टी। ये तो पूरा इंपल्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकता है ना, डी आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। सो इम्पल्स दैट इज एफ इंटू डी टी। लिमिट्स लगा दो, कहां से कहां लगानी आप पर डिपेंड है। ओके, सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इम्पल्स। कुछ याद मत रखो, सिंपली ये याद रख लो, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। इम्पल्स क्या है? वेक्टर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? इट्स सेकंड। सो फाइनली हम बोल सकते हैं इंपल्स का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन सेकंड। और एक यूनिट बनता है न्यूटन का, क्या लिख सकते थे बच्चों? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। सो अनदर यूनिट मिला हमें केजी मीटर पर सेकंड। ये तो यूनिट जाना पहचाना है। किसका है बच्चों? इट्स लीनियर मोमेंटम। मतलब कि इंपल्स और लीनियर मोमेंटम का यूनिट सेम होता है। मैंने बोला कि लीनियर मोमेंटम का दूसरा यूनिट न्यूटन सेकंड। सो अब हम लिख सकते हैं दोनों यूनिट को सेम? यस, लिख सकते हैं। तो देखो और एक चीज आप जानते हो, F इज इक्वल टू dp बाई dt।
तो अगर मैं dp को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, f इंटू डी टी, और f इंटू डी टी दैट इज नथिंग बट इम्पल्स, f इंटू डी टी दैट इज नथिंग बट इम्पल्स. सो इट्स नथिंग बट इम्पल्स मोमेंटम थियरम कि नेट चेंज इन इम्पल्स या नेट इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन अ बॉडी, लाइक इस बेड पर बॉल आ रहा है, तो नेट इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन अ गिवन बॉडी इज इक्वल टू नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कि इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ वही आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पल्स. ओके, सो इम्पल्स की दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन इम्पल्स. इट्स नथिंग बट इम्पल्स मोमेंटम थियरम. ओके, इम्पल्स मोमेंटम थियरम. ओके, ये बच्चों इसको नाम सिर्फ मैं दे रहा हूं ताकि इसको बुरा ना लगे, थियरम बोलते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं. ओके, बाकी काम क्या है, तो सिंपली एफ डेल्टा टी को हम इम्पल्स भी बोल सकते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं. इट्स और सिंपल थियरम. ओके, कई को क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी सेम ही बन रहा था. ओके, तो ये हो गया इम्पल्स मोमेंटम थियरम. नाउ अब हम बात करें बच्चों कि मुझे कांस्टेंट फोर्स दिया है, तो अगर मुझे F वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, ये T1 है, ये T2 है, कांस्टेंट फोर्स के लिए F वर्सेस T दिया है, तो उसके अंडर में जो भी एरिया कवर होगा वो क्या देगा मेरे को. मान लो कि ये 10 न्यूटन है, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड, तो इसका एरिया कितना हुआ, L इंटू बी, मतलब क्या बोलेंगे हम एरिया कवर्ड, इट इज 10 इंटू 10 माइनस 5 दैट इज 550. लेकिन कोई भी चीज में एरिया कवर होता है तो क्या मिलता है, वो हम कहां से फाइंड करते हैं, तो इसका यूनिट न्यूटन, इसका सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड किसका यूनिट हो गया, इम्पल्स का. मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एरिया कवर्ड अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स. सो इट्स अवर कंक्लूजन, एरिया कवर्ड अंडर F वर्सेस T ग्राफ gives the value of impulse. तो ये हमें इम्पल्स का मैग्नीट्यूड दे देगा F वर्सेस T. मान लो कि वेरिएबल फोर्स है बच्चों, लाइक दैट. ओके, ये F है, ये T है, तब इम्पल्स क्या होगा, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ F dt, देन इट्स आवर इम्पल्स. क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है. ओके, तो ये कोई न्यूमेरिकल में आराम से आ जाएगा बच्चों, अभी चिंता मत करो, कुछ नहीं है. वेरिएबल फोर्स था तो हमें डेफिनेटली छोटे टुकड़े को मिलाना पड़ेगा, इसलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. अगर नॉन वैल्यू है, कांस्टेंट फोर्स है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे. तो ये बच्चों क्या था, इम्पल्स. ओके, नाउ अब हम देखेंगे बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो लेट अस सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, काफी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है बच्चों इसका. क्या है स्टेटमेंट, आप भली बात ही जानते हो, सो मैं कोई बकवास नहीं करने वाला हूं. एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction, opposite in direction for given body. Okay, given two bodies. So action and reaction both are same in magnitude and different in direction. मान लो बच्चों कि मैं इसकी मदद से यहां पर 100 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं, force due to this wooden seat on the board, that is how much, 100 न्यूटन कहां पर दे रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो उसी वक्त ये मेरा एक्शन हुआ. नाउ उसी वक्त ये बोर्ड इस वुडन ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन. कौन सी डायरेक्शन में,
ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा रिएक्शन। ओके, सो ये हो गया एक्शन एंड रिएक्शन के सिंपली। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी। मान लो कि बॉडी ए बी पर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए 20 न्यूटन है, तो बी भी ए पर कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी दैट इज अगेन 20 न्यूटन, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो एक्शन क्या हुआ, तो ए बी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, वो एक्शन हुआ। फिर बी ने उस पर फोर्स लगाया, वो रिएक्शन हुआ। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि ये एक्शन और रिएक्शन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में चाटा वाली थियरी स्टडी की है कि अपने दोस्त को एक चाटा मारा तो दोस्त आपको मारेगा, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं है। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एट अ मोमेंट सेम टाइम पर लगता है। कि मैं बात करूं कि 5th सेकंड पर मैंने यहां पर 100 न्यूटन लगाया, तो उसी वक्त ये 100 न्यूटन मेरे पर लगाता है, ये 6th पर नहीं, 7th पर नहीं, उसी वक्त लगाता है। और चाटा वाली थियरी क्या थी, आप मार रहे हो, फिर उसको गुस्सा आता है, थोड़ी देर लगती है, फिर वो आपको मारता है। दैट इज नॉट अ न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, सो बी केयरफुल बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि यहां पर जो भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है वो ऑपोजिट दूसरी बॉडी पर लग रहा है। लाइक ए बी बॉडी पर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो उसी वक्त बी ए पर लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो इट्स द न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, सॉरी थर्ड लॉ। नाउ इसके लिए और एक चीज आप देखो, तो ये नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। कि लाइक मैं बात करूं कि नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, तो बॉडी ए पर नेट फोर्स की बात करो तो देखो बॉडी ए पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दैट इज हाउ मच, इट्स 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं आपको बात करूं नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इट्स 20 न्यूटन। इसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा गिवन बॉडी का, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ ए बॉडी पर 20 न्यूटन ऐसे लगता, 20 न्यूटन ऐसे लगता, तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होगा। बट आप देख लो ए बॉडी पर तो सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है, ये तो बी पर ए लगा रहा है। सो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें ये 0 नहीं होगा। नेट फोर्स ड्यू टू द टू एक्शन एंड रिएक्शन विल नेवर कैंसल ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। ओके, सो बी केयरफुल बच्चों। नाउ इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो लेट अस सी कि सिंपल है बच्चों कि लाइक इसी पर ये मैंने m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका mg कहां लगेगा, तो ये टेबल है, उस पर m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका mg नीचे लगा। मतलब कि इसने इसके फ्लोर पर mg डाउनवर्ड लगाया, वो एक्शन हुआ। तो यही फ्लोर इस कंपास बॉक्स पर कहां पर रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। सो देखो रिएक्शन ये है R, mg है एक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन। दैट इज नथिंग बट फोर्स ऑन द फ्लोर, इसको हम बोल देते हैं फ्लोर बाय गिवन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आर क्या है, तो फोर्स ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द फ्लोर, दैट इज रिएक्शन। ओके, सो ये हो गया रिएक्शन। तो ये सिंपल सी चीज है जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब एक और एग्जांपल है बच्चों कि हम चल रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं बच्चों, तो सिंपली क्या होता है कि मान लो ये रास्ता है, फुटपाथ ही है, उस पर आप चल रहे हो, ये आपका पैर है, तो लाइक ऐसे ही चलोगे ना, कभी ऐसे चले हो स्ट्रेट पैर, ऐसे उठाया नहीं है, ये आपका पैर है, इसको आपने उठाया नहीं और ऐसे चलते हो, नहीं चलते हो। आप कैसे चलते हो, पैर उठाते हो, थोड़ा स्लेंट रखते हो, फिर चलते हो, ऐसे चलते हो ना। ओके, क्यों, कभी ऐसे क्यों नहीं चलते हो, सी रीजन, लाइक अगर हम यहाँ पर चल रहे हैं तो हम फाइनली जिस ये ग्राउंड के कोई भी पॉइंट से उस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे थे, ये मैंने लगा दिया ये F फोर्स, तो ये आपका एक्शन हुआ ग्राउंड पर। तो उसी वक्त ग्राउंड आप पर क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भेजता है। अब आपका कुछ एंगल बनने वाला है थीटा, तो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकाले, तो R cos थीटा, हियर इट इज R sin थीटा। लेकिन आपका mg कहां पर लगता है बच्चों, ये नीचे की साइड लगता है। सो आप अगर चल रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा है, तो लाइक आप डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हो। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो किसकी वजह से चल रहे हो, इस इफेक्टिव कंपोनेंट की वजह से, R cos थीटा की वजह से।
तो अब आप ऊपर क्यों नहीं उड़ने लगते हो? ये r sin थीटा तो अपवर्ड लग रहा है आपके ऊपर, हर बार लगता है, हर रोज लगता है, तो इसकी वजह से आप ऊपर क्यों नहीं चले जाते हो? क्योंकि उसको बैलेंस कौन करता है? mg। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला था एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, F और R, लेकिन उसके अलावा अदर फोर्सेस है कि ये भी 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा? 0। हॉरिजॉन्टल में कुछ हो रहा है, इसलिए तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, वरना बढ़ ही नहीं पाते बच्चों लाइक दैट। ओके, सो ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, काफी सारे एग्जांपल्स है बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल दू तो स्विमिंग चल रहे, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ। स्विमिंग का आप कंसीडर करो, स्विमिंग कर रहे हैं हम, क्या करते हैं? सिंपली हाथ से पानी को पीछे धक्का देते हैं, पानी को पीछे धक्का दिया, उसका मतलब क्या है कि हम पानी को एक्शन दे रहे हैं, तो उसी का रिएक्शन पानी हमको क्या कर रहा है? आगे रिएक्शन दे रहा है, सो दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। उसके अलावा सिंपल बच्चों, एक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकता है जब रिएक्शन हो, अदरवाइज नहीं। ओके, एक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन रिएक्शन इज देयर। सिंपल मैं आपको बात बोलूं कि यहां पर कोई बंदा है, अभी आप रेत में जंप लगाओगे तो रिएक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं रहेगा, और टग ऑफ वॉर देख लो, चलो बेस्ट एग्जांपल टग ऑफ वॉर, कि आमने सामने दोनों खींच रहे हो तो एक्शन और रिएक्शन होगा, और सिर्फ एक ही साइड वाला खींचेगा तो रिएक्शन कुछ लगेगा, सिर्फ आप रस्सी को खींचोगे तो रिएक्शन लगेगा ही नहीं। सो एक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कि अगर ये टेबल मैंने नहीं रखा होता, बुक को हवा में रखा है, इसको हवा में ऐसे छोड़ दूंगा तो रिएक्शन क्या लगा? कुछ नहीं लगा। ओके, इसको ऐसे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है तो mg नीचे लगा, लेकिन रिएक्शन कुछ लगा नहीं लगा। तो mg भले लग रहा हो, लेकिन एक्शन और रिएक्शन सिर्फ कब पॉसिबल है? जब इसको हम कोई सरफेस पर रखे, मतलब रिएक्शन वाली सरफेस हमें चाहिए। सो बच्चों, ये था न्यूटन थर्ड लॉ। काफी सारे एग्जांपल्स है। ओके, इसके रॉकेट का ले लो, रॉकेट क्यों अपवर्ड जा रहा है? थ्रस्ट की वजह से, कि उसका गैस वो नीचे की साइड थ्रस्ट लगाता है, उसकी वजह से वो अपवर्ड जा रहा है। सो बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखें तो यहां पर ये न्यूटन थर्ड लॉ के बाद है मोशन ऑफ अंडर अ ग्रेविटी वाला एक टॉपिक है बच्चों की लिफ्ट में कैसे मोशन होगी। अगर लिफ्ट में आपकी मोशन हो रही है तो उसके लिए आपकी वेलोसिटी या नेट फोर्स, आपका एपीरेंट वेट कैसे चेंज होने वाला है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली और क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू।